हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंटों ने ये इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 1 देखें, इसके बाद ये पार्ट 2 देखें। पार्ट 1 में हमने लगभग 50 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। ठीक है, उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में आपको कराने जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, यहाँ पे जो हमने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराए थे वो कराए थे 54 क्वेश्चन करा दिए थे। लगभग इतने ही क्वेश्चन, लगभग 55 क्वेश्चन आज होने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर बनेगी। तो आप इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। सीटेट का अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम निकालना है, तो सीडीपी को आपको मजबूत करना होगा। देखो, पहले इसमें क्वेश्चन है विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। जहाँ तनाव और तूफान की बात आए तो वहाँ पे आँख मीच के आप आराम से लगा सकते हैं। तनाव और तूफान की जब भी बात आए तो आप इसमें लगा सकते हैं किशोरा अवस्था। कौन सी? किशोरा अवस्था। तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है किशोरा अवस्था। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत किसका है? लेमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है या मैकडूगल का है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये जो सिद्धांत है ये आपका डार्विन का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भर रहता है, सामूहिकता की भावना है, धार्मिकता है या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव है? तो देखो, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता की बात कर रहा है तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध के माध्यम से या व्यवसाय की समस्या या फिर नई परिस्थितियों में समायोजन या उपरोक्त सभी? तो किशोरावस्था में जो संवेगों की तीव्रता है वो किस प्रकार से प्रकट होगी? नई परिस्थिति से समायोजन, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप से प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति बोलते हैं या फिर अहंकारिक बोलते हैं या नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति? तो इसमें जो है आपका ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको PYQ लगाने हैं सीटेट के एग्जाम के लिए लगभग 10 ईयर के, तो मैंने सीटेट की आपको प्लेलिस्ट बना के दे दी है। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सर्च करिए, आप प्लेलिस्ट पे जाइए और 10 ईयर के आपको PYQ आपको आराम से मिल जाएंगे, आप फ्री में लगा लीजिए। देखो, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का जो परिणाम है वो क्या होता है? चलिए देखो, पहला ऑप्शन है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, दूसरा है बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, तीसरा है उसके अंकों में सुधार करना, चौथा है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो देखो, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का जो परिणाम होता है वो है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, यानी चौथा वाला हमारा ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो पहला ऑप्शन है देखिए भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा है अध्यापक एवं साथी, तीसरा है साथी एवं माता पिता और चौथा ऑप्शन है माता पिता भाई बहन।
तो इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा माता पिता और भाई बहन। चलो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, दूसरा 18 से 24 वर्ष, तीसरा है जन्म से 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 से 11 वर्ष। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पे 3 सिद्धांत हैं लेकिन एक नहीं है, वही आपको पकड़ना है। देखो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, तो बिल्कुल सही बात है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो सही बात है कि सभी भी जो विकास हैं वो परिपक्वन एवं अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम ही होते हैं। तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से। तो भाई सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं, यही आपका नेगेटिव है। चौथा है सभी विकास का क्रम का पालन करते हैं। तो सभी विकास का क्रम का पालन करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो जो रॉन्ग है वो थर्ड वाला है, इसलिए थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये भी सीटेट में पूछा गया है 2015 में। देखो बच्चे क्या है कि चिंतन में वयस्क बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन है देखो यहाँ पे ए जो है वो पहला ऑप्शन शुरू हो गया। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा हो जाता है। और तीसरा है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत की खोजने के लिए अपने ही तर्कों और दक्षताओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये 2015 में फिर पूछा गया है आपसे। शैशव काल की अवधि पूछ रहा है। तो शैशव काल की जो अवधि है वो कितनी है, जन्म से 2 वर्ष है या जन्म से 3 वर्ष है, 2 से 3 वर्ष तक है या जन्म से 1 वर्ष तक है। तो देखो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। देखिए विकास से की ओर बढ़ता है, विकास जो है वो जटिल से कठिन की ओर है या विशिष्ट से सामान्य की ओर है या फिर साधारण से आसान की ओर है या सामान्य से विशिष्ट की ओर है। तो देखो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, कुछ और है, 57 या 67 होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ विकास। तो इसे कहा जाएगा सहयोग देना, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के अब यहाँ पे आप भरोगे, फिर बजाय, फिर फिल इन द ब्लैंक। देखिए अधिगम है, तो पहला ऑप्शन है सामाजिकृत, अहं केंद्रित, जीववादी सामाजिकृत, परिपक्व या अपरिपक्व, अहं केंद्रित या सामाजिकृत। तो भाई मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा है वो सबसे पहले सामाजिकृत, भाषा के सामाजिकृत बजाय अहं केंद्रित होता है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। दूसरा ऑप्शन है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतःक्रिया संबंधित करते हैं। तीसरा है विकास अधिगम से स्वतंत्र है। चौथा ऑप्शन है अधिगम विकास के पीछे रहता है। चौथा ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है।
जो सेकंड वाला ऑप्शन है, देखिए आप, ये है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से क्या है, अंतः संबंधित है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 3 विकास के सिद्धांत हैं, एक नहीं है, जो नहीं है वही आपको पहचानना है। देखो विकास जीवन पर्यंत होता है, तो बिल्कुल सही है, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सही है, विकास जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। तीसरा है ऑप्शन, विकास संशोधन योग्य है, तो बिल्कुल सही है, विकास जो है वो संशोधन योग्य भी है। चौथा है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो ये वाला जो विकल्प है ये गलत है, केवल संस्कृति से शासित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त कथन आपको इसमें से बताना है। देखो बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षकों का अनुकरण करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वह गलतियां ना दोहराए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है सेकंड वाला, कि बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए वे किस प्रकार से सोचते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्टैनले हॉल। देखो जो क्वेश्चन की जिससे शुरुआत हुई वही क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया। कितनी बार देखो पेपर में पूछा गया है। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की जो अवस्था है वो जाहिर सी बात है किशोरावस्था है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व का विकास को प्रभावित करता है। तो आनुवांशिकता है, भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता। तो किसका विकास है जो किशोरावस्था में नहीं होता। अहम केंद्रिकता या अभिरुचियों, तर्क शक्ति या फिर प्रेक्षण की योग्यता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अहम केंद्रिकता। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन फिर नेगेटिव फॉर्म में है। देखो कई नवीन तक आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। वह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, तो वह आयु जो है वो अत्यधिक संवेगात्मक भी होती है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, तो यह भी सही है। आत्मचेतन कम होती है, तो ये वाला विकल्प हो जाएगा, ये गलत है, आत्मचेतन कम होती है। चलो अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो जो एकाग्रता या सृजनात्मकता का जो संबंध है वो सीधे सीधे आपको याद रखना है बौद्धिक विकास से है। किससे? बौद्धिक विकास से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक बालक पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्या ये निरंतरता का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है, या सामान्य से विशेष का सिद्धांत है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ये जो सिद्धांत है वो एकीकरण का सिद्धांत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 16 वर्षीय नीरज अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यह विकसित कर रहा है क्या? नियमों के प्रति घृणा, बी ऑप्शन है स्वायत्ता, सी ऑप्शन है किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, और डी ऑप्शन है परिपक्वता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्वायत्ता। बी ऑप्शन के साथ यहाँ पे चले जाएंगे।
चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझो आप। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक बुद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला ऑप्शन है सीखना, दूसरा है परिपक्वन, तीसरा है सीखना तथा परिपक्वन दोनों, चौथा है सामाजिक मानदंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सीखना तथा परिपक्वन दोनों। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह क्या है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, प्रारंभिक किशोरावस्था है या उत्तर किशोरावस्था है। तो वह जो है वो उत्तर किशोरावस्था है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समानता लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। तो पहला ऑप्शन है समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। बी ऑप्शन है लड़के शारीरिक विकास से 2 वर्ष आगे होते हैं। तीसरा ऑप्शन है लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। और चौथा ऑप्शन है लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो पहला ऑप्शन है एड़ी से चोटी, दूसरा ऑप्शन है अव्यवस्थित, तीसरा है अप्रत्याशित, चौथा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित है यही वाला हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है। ए ऑप्शन है देखो, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा है वो संधारण एवं वर्गीकरण करने में योग्य है। दूसरा है औपचारित्मक संक्रियात्मक अवस्था है अनुकरण प्रारंभ कल्पना खेल। तो अनुकरण में भाई औपचारिक नहीं आएगा। सहस्यावस्था तर्क का अनुभव और अनुमान लगाने में, तो ये भी आपका गलत है। सहस्यावस्था में तर्क का अनुमान नहीं लगेगा। तर्क का जो अनुमान है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमात्मक तर्क, तो निगमात्मक तर्क पूर्व संक्रियात्मक का नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप कि विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है। जो गलत है वही आपको पहचानना है। देखो, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है विकास वंशानुगतता और वातावरण के मध्य सतत अन्योन्य क्रिया है। तो ये भी वातावरण और वंशानुक्रम दोनों के मध्य सतत अन्योन्य क्रिया है, ये भी सही है। चौथा है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। तो ये भी आपका सही है। इसलिए जो नेगेटिव वाला जो क्वेश्चन है आपका वो ऑप्शन है वो पहला वाला है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। चलो देखो, ये जो ऑप्शन है ये कह रहा है देखो समीप दूरमुखी विकास, ठीक है, और ये सिद्धांत है और ये इसका वर्णन है। दूसरा ऑप्शन है सिरा पदाभिमुख दिशा, चौथा है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता और डी ऑप्शन है थर्ड था अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं और चौथा है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो इनको मिलाना है। देखो, समीप और दूरमुखी विकास हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, सिरा पदाभिमुख दिशा में हो जाएगा जो विकास है वो सिर से पैर की ओर, ठीक है। और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता में हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और देखो, अंतर जो वैयक्तिक है आपका अंतरावैयक्तिक में भिन्नता में हो जाएगा कि किसी अकेले बच्चे में विकास दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी से भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पे इसके अनुसार देखो जो मिलान हमने कर ही दिया था।
तो इसमें पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो जाहिर सी बात है भाई, किशोरावस्था। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होगा? तो वो होगा किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो जो शिशु है, शिशु का अधिकांश जो व्यवहार है वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है मार्गांतरीकरण के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन ने। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपको याद है कि किसको अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये आपने अच्छे से सुना होगा। तो चौथा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो किस में होगा तर्क शक्ति? तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास है वो 7 वर्ष या फिर 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। जो करेक्ट आंसर है वो है 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी स्टेज है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाल्यावस्था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो पहला ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 से 7 वर्ष और सी ऑप्शन है 8 से 9 वर्ष। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला सही है, 3 अथवा 4 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। तो पहला ऑप्शन है अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, बी है मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, सी है पढ़कर शीघ्र सीखते हैं और चौथा है लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। मूर्त का मतलब है जिसे देखा जा सके, देखकर बच्चा जल्दी सीखेगा। चलो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। तो देखो विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास की सभी अंतःक्रियाएं संबंधित नहीं होती। अगला जो है विकास की विकास दर समान नहीं होती, तो ये समान तो नहीं होती है विकास दर। ठीक है, विकास हमेशा रेखीय होता है, तो ये रेखीय भी नहीं होता। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। तो ये भी गलत है आपका। विकास की दर समान नहीं होती। तो यहाँ पे देखो विकास का सिद्धांत है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विकास, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना विकास की सहायता करता है। तो 4 ऑप्शन है विकास की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, सी है विद्यार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो यहाँ पे जो है वो पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे
एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? क्या वो मनोविश्लेषणात्मक विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासीय विधि है या सांख्यिकी विधि है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है विकासीय विधि, विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो नहीं माना जा सकता ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणामस्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा है अनअधिगम, अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। चौथा ऑप्शन है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थता करती है, जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा वाला है, व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। व्यवहार का अध्ययन क्या है? सीखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका है जो गलत है? यहाँ पे समझो, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। देखो, उसकी भाषा को अमान्य आप नहीं करोगे, उसके प्रयोगों का समर्थन करना ये तो सही है, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना ये भी सही है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना ये भी सही है। लेकिन नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव तो आपका दूसरा ही है। चलो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास से पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो बिल्कुल चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अधिगम और विकास जो हैं वो एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। देखो, उचित वाला पूछा है, सबसे प्लस वाला। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो जो पॉजिटिव वाला है सबसे, वो सेकंड वाला ऑप्शन है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या है? तो इसमें हो जाएगा अति संवेदनशील। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मध्य बचपन अवधि है, तो मध्य बचपन अवधि है वो 2 से 6 वर्ष हो जाएगी। मध्य बचपन अवधि 2 से 6 वर्ष इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो, मध्य बचपन तो आपका काल है नहीं, ये हो जाएगा रॉन्ग। और आपका वयस्कावस्था भी रॉन्ग है, जन्म पूर्व समय का और रॉन्ग है। चौथा यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो होगा आपका किशोरा अवस्था में। किसमें? किशोरा अवस्था में। तो देखो, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंधित लगभग हमने 105 क्वेश्चन कवर किए। इस टॉपिक से कितने? 105 क्वेश्चन कवर करिए और पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको कवर करा दिए। ठीक है। अगर आप 10 ईयर के PYQ CTET के लगाना चाह रहे हैं तो अब मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लीजिए, वहाँ से सारे PYQ आपको मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।